तो हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह एंड वी आर लाइव नाउ। तो आज बात करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग पल्लवी। या सो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम ऑन आवर इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। और जो आपको देता है एक अच्छी क्वालिटी कंटेंट और जिसका पर्पस होता है आपके एकेडमिक्स को और भी ज़्यादा पर्पसफुल और क्वालिटी एजुकेशन देकर उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना। तो तो बेसिकली कल हमने एक काफ़ी अच्छी डिस्कशन की थी आईवीसी को लेकर, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर। तो आज हम बात करेंगे एक फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसे कि हमारा हर रोज का एक टारगेट होता है कि हम 50 डेज में कोशिश कर रहे हैं 50 टॉपिक्स को कवर करने का, राइट। जो क्या कर रही है, जो आपके सक्सेस को इंश्योर कर रही है और जिसकी कोशिश है कि अगर एनटी का एग्जाम अगर आज से 10 दिन बाद भी होता है या 50 दिन बाद होता है, 2 महीने बाद भी होता है, तो एटलीस्ट यू पीपल आर एटलीस्ट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि हम इतना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें कि पल्लवी ऐप पे मेरी क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा स्पेशल क्लास का, तो वहां पे पर जाकर आप चेक कर सकती हैं। स्पेशल क्लास के नाम से एक लिंक दिया होगा, वहां पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं और जब भी मेरी क्लास होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो एनटी के नोटिफिकेशन के पर्पज से अगर हम चले तो ये अगर हम 50 दिनों में अगर 50 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी इंश्योर किया अपनी स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में कि हम यहाँ पे मोर देन 75% टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि देखिए एनटी का जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और उसमें कुल मिलाकर 10 यूनिट्स हैं, हम सभी जानते हैं। बट उन 10 यूनिट्स को हमने कोशिश किया है कि एटलीस्ट हम उन 10 यूनिट्स को बाइफरकेट करके टॉप 50 टॉपिक्स में ले आए। यानी कि एनटीए का सवाल हर साल जहाँ से बनता है, हमारी कोशिश वही है कि हम उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करें और एमसीक्यू सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज लगाएं, ताकि एटलीस्ट हम कोशिश कर सकें एक बेहतर आउटपुट को सामने लेके आने की। फाइन। तो इंट्रोड्यूसिंग है ये क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हमारा एक टारगेट है, जहाँ पे हम हर रोज एक टॉपिक कवर करते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में एक टॉपिक हम कवर करते हैं 11 बजे की सुबह वाली क्लास में, और एक टॉपिक हम कवर करते हैं 4 बजे वाली जो शाम की क्लास होती है। यानी कि एक पार्ट हम उठाते हैं हर रोज का, पार्ट 1 पार्ट 2 के का जो बाइफरकेशन है उसमें हम कवर करते हैं दोनों को। संगीता वेरी गुड मॉर्निंग। तो यस पल्लवी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है वो सुबह रात को 9 बजे होती है। और मैंने कल भी डिस्कस किया था कि हमारी जो कोशिश है वो दिन में हम कवर करेंगे कंटेंट वाला पार्ट, यानी थ्योरी वाले पार्ट को, और रेस्ट ऑफ द जो डिस्कशन होगी, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, या फिर किस तरह से एनटीए का अप्रोच है सवाल बनाने का। क्योंकि देखिए आप कंटेंट कितना मर्जी पढ़ लीजिए, मैंने बार बार यही बात बोली बीइंग अ मेंटर। हेलो ललिता, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका जो कंटेंट पार्ट तो कवर हो ही रहा है, साथ साथ में आप ये भी कोशिश करें कि रिवीजन करें। अगर मान लीजिए अगर दिन में अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से एटलीस्ट 1 घंटा आप दीजिए अपने रिवीजन सेक्शन को, चाहे वो पीवाईक्यूज हो सकते हैं, आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज हो सकते हैं। तो उससे न सिर्फ आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग बनेगी, बल्कि आप एनटी का जो पर्पज है ना और अप्रोच है सवाल पूछने का, उसको बेहतर समझ पाएंगे। हेलो उत्तम, गोपाल वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा क्रैश कोर्स है। स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बहुत बार मैंने डिस्कस किया है कि जब तक हम स्ट्रैटेजीज वीडियोस को हम कवर नहीं कर लेते हैं, स्ट्रैटेजीज वीडियो को बनाने का पर्पज यही होता है कि हमारा मेन पर्सपेक्टिव ये हो कि जिस भी पर्सपेक्टिव से हम आगे बढ़ रहे हैं एस्पिरेंट्स के जर्नी को लेकर, उस पर्सपेक्टिव में हम हर उस तरह की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करें जो कि आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाता है, राइट। तो हर क्रैश कोर्स में हमने इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है कि न सिर्फ इससे आपकी तैयारी अच्छी हो पाए, बल्कि एनटीए के नोटिफिकेशन का बिना वेट किए हम कम से कम ये इंश्योर कर पाए कि 50 दिनों में हम बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसको और बेहतर बना रहा है हमारा एनटीए यूजीसी नेट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पैक, जो ये बताता है कि अगर आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत कमी रह गई एग्जाम आने से पहले, तो उसको आप अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके अच्छी खासी तैयारी शुरू करें। और उस तैयारी के साथ साथ आप ये भी तय करें कि पिछले 6 महीनों में जो कंटेंट आप पढ़ते रहे हैं और अनअकैडमी को ज्वाइन करने के बाद जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है।
क्योंकि अनअकैडमी का जो काम है वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन पैक इसलिए आपको देना है ताकि आप एटलीस्ट 95% तो एटलीस्ट ये इंश्योर होकर चले कि आपकी सक्सेस कहीं नहीं जाने वाली है। और आप अगर बेहतर परफॉर्म करते हैं तो उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको ही होगा, आपके फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से होगा। परफेक्ट स्टडी पार्टनर है, हम लोग हर वेडनेसडे को हम एक नया बैच लॉन्च करते हैं। हर पेपर के लिए इधर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, मैथ्स है। तो हर बुधवार को आप अनअकैडमी के ऐप पर जाके अच्छी खासी अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना सकते हैं। और स्ट्रांग बनाने के साथ साथ ये डिस्कस कर सकते हैं कि हर बैच में आपकी इंप्रूवमेंट कहाँ तक अच्छी हो रही है। अगर आपको एक अच्छा एजुकेटर मिलता है तो आप ये भी तय करके चलें कि उस अच्छे एजुकेटर के साथ साथ बीइंग अ लर्नर आप अपनी जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं एजुकेशन को लेकर, क्वालिटी एजुकेशन क्या ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। ये परफेक्ट स्टडी पार्टनर अनअकैडमी है और उससे अच्छे पार्टनर आप बनकर अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। मैं सोनिया सिंह SRS का कोड अप्लाई करके आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। सोनिया सिंह NTUGC नेट का कोर्स मैं पढ़ा रही हूँ फिलहाल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे और 3 साल से पढ़ा रही हूँ और स्पेशलाइज्ड हूँ हिस्ट्री में। तो देखिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की बात करें तो काफी अपने में वास्ट एक प्लेटफॉर्म है। पेपर 1 ही नहीं, पेपर 2 भी हम यहाँ पे कवर करवाते हैं, जिसका मेन अप्रोच ये रहता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वो हर एक एजुकेशन मिल जाए जिसको आप ढूंढ रहे हैं। क्योंकि काफी मुश्किल होता है कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिले। ठीक है, आपको पेपर 1 भी मिल रहा है जो कि NTA का अप्रोच है कि पेपर 1 उनका जनरल अप्रोच वाला होता है, पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न होता है। तो सब्जेक्ट कंसर्न के टीचर भी आपको मिल जाएंगे जिनकी अच्छी खासी कमांड है। जैसे हिस्ट्री मेरा खुद का अपना सब्जेक्ट है, आप होम साइंस की बात करें, आप लॉ की बात करें, संस्कृत की बात करें, पंजाबी की बात करें, तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए टीचर मिलने मुश्किल होते हैं। बट ये काफी ट्रस्टफुल बात है कि अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर आपको एक अच्छा एजुकेशन मिल रहा है तो आपको बिना परेशान हुए उसको जल्दी से जल्दी लेने में कोई डाउट फील नहीं करना चाहिए। और उससे अच्छी अनअकैडमी की ये बात है कि हमने न सिर्फ आपको दोनों पेपर्स प्रोवाइड किए हैं NTA के उसमें पेपर में, नेट के पेपर में, बल्कि आपको आइकॉनिक के साथ साथ प्लस कोर्स भी दिया है। प्लस कोर्स में तो बेनिफिट है ही, आपको लाइव क्लासेस हैं, क्विज हैं, स्ट्रक्चर कोर्स हम दे ही रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको दे रहे हैं। पर आइकॉनिक में हम आपको एक पर्सनल गाइडेंस भी दे रहे हैं, एक पर्सनल मेंटर भी दे रहे हैं। क्योंकि NT का जो अप्रोच है पेपर लेने से लेके करियर बनाने तक का वो काफी ज्यादा वास्ट है। डजेंट मैटर कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, आप PhD स्कॉलर बनते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि इन दोनों को का जो टारगेट है ना, आपका जो एम है उसको पूरा करने के लिए कि आप सही रास्ते पे एफर्ट्स लगा रहे हैं। और आइकॉनिक वाले कोर्स में आने के बाद एक मेंटर आपको न सिर्फ ये बताएगा कि आपको पढ़ना क्या है, बल्कि आपको ये भी बताएगा कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आगे आपके करियर में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका डिसर्टेशन, सिनॉप्सिस कैसे बनेंगे और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कैसे अप्रोच कर पाएंगे। ओके, आइकॉनिक आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स तो हैं ही, प्लस में भी सिमिलर चीज है। प्लस में और आइकॉनिक में फर्क बस इतना है कि यहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटर मिल रहा है जो आपकी जर्नी को और भी ज्यादा स्मूथ बनाएगा। कोई डाउट है, क्वेरी है तो पर्सनली आप पूछ सकते हैं। SOPs की बात करें, इंटरव्यूज की बात करें, जो कि आजकल एजुकेशन पॉलिसी में भी देखा जाए तो इसकी एक अलग से वेटेज रखी गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लस में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको न सिर्फ इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उसके साथ बेस्ट एजुकेटर्स भी मिल रहे हैं आपको। लाइव क्लास हम दे रहे हैं, PDFs हम दे रहे हैं, स्ट्रक्चर कोर्स हम दे रहे हैं कि आपको अगर मान लीजिए तो अगर 2 महीने बाद अगर NTA पेपर लेता है तो उससे पहले हम प्लान करके बैठे कि 2 महीने में हमें आपको कैसे तैयार करना है पेपर आपका और कैसे आप क्वालिफाई करेंगे। लाइव टेस्ट और क्विज मुझे आइकॉनिक और प्लस की सबसे खास बात लगती है, क्योंकि देखिए NTA का पेपर में हर साल माने तो 3 लाख से ज्यादा बच्चे यहाँ पे अपेयर होते हैं। ठीक है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप लाइव टेस्ट में या फिर क्विजेस में जब अपियर होना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपकी जर्नी काफी हद तक स्मूथ बन जाती है। अब वो स्मूथ ऐसे बन जाती है कि आपको ये पता चल जाता है कि जिन 3 लाख लोगों में से आप फाइट करने वाले हैं, बीइंग अ कॉम्पिटिटर या एस्पिरेंट, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका रैंक क्या है, आपको इंप्रूवमेंट कहाँ करनी है, आप बेस्ट कहाँ कर पा रहे हैं। तो क्विज और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये रिवीजन सेक्शन का भी पार्ट बहुत अच्छा है। इसलिए मैं हर बार आपको ये बोलती हूँ बीइंग अ मेंटर कि 4 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो 1 घंटा या 2 घंटा आराम से बैठकर एटलीस्ट टेस्ट सीरीज को आप अटेंड करें, लाइव क्विजेस अटेंड करें और ये चेक करें कि आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंप्रूव हो रही है या फिर स्टक है। क्योंकि अगर आप कितनी मर्जी मेहनत कर लें, 4 महीने 6 महीने पर अगर आपका इंप्रूवमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, अगर आप बेहतर नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फिर प्रॉब्लम आएगी।
अगेन SRS का 10 का कोड अप्लाई करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। 24 महीने, 12 महीने और 6 महीने तक का कोर्स हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पर कोशिश यही है कि आप 24 मंथ का कोर्स यहाँ पे परचेज करें, जो हर महीने 750 रुपए का जो अमाउंट आपको देना पड़ेगा, जो आपकी जर्नी से और आपके एम से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो पैसों को ना देखें, अपने करियर को चूज करें, क्योंकि आप जब एक बेहतर जगह पर होंगे, डेजिग्नेशन पे होंगे, तो शायद ये अमाउंट तब आपको ज्यादा नहीं लगेगी। अगेन प्लस एंड आइकॉनिक की बात करें तो दोनों चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। आइकॉनिक में भी लाइव टेस्ट है, क्विजेज हैं, प्रैक्टिस सेट हम आपको दे रहे हैं, पर्सनल कोच हम आपको दे रहे हैं, स्टडी प्लानर है हमारे पास, SOPs तो है ही, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल हम आपको दे रहे हैं। तो ये काफी बेनिफिटेड चीजें हैं, इसको आप लेना ना भूलें। अनअकैडमी का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का स्टडी कराया जाता है, चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, ज्योग्राफी की बात हो, यहाँ पे हिंदी की बात हो, पॉलिटिकल साइंस की बात हो। तो हर तरह का जो एजुकेटर है आपके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक तरीके से आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है और आपको ये इंश्योर कर रहा है कि आपकी सक्सेस तय है। ये पेपर 2 के अच्छे एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। प्राइस हाइक हो रहा है, तो 31 जुलाई से पहले कोशिश करें कि आप सब्सक्रिप्शन पैक ले लें, जहाँ पे हम आपको दे रहे हैं 6+2 का बेनिफिट और यहाँ पे 12+2 का बेनिफिट, यानी 24 मंथ का बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं। यानी जितना भी कोर्स आप लेंगे उसमें 2 महीने का कोर्स प्लस करके हम आपको दे रहे हैं, जो कि आप समझ पाएंगे कि किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई डाउट है, क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पे जाकर कोई सवाल है तो आप वहाँ पे जाके भी पूछ सकते हैं। अभिषेक सिंह पूछ रहे हैं, आपने प्लस पर पढ़ाते हो? यस अभिषेक, हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लस का कोर्स भी। तो प्लस का कोर्स आप लें और उसका उसका फायदा उठाएं। ना, अब बात करेंगे ऋग्वैदिक पीरियड की। देखिए, ऋग्वैदिक पीरियड के ऊपर बात करने से पहले जैसा कि मैं बता दूं कि हम अभी तक अपने NTA UGC नेट के पर्सपेक्टिव से मोर देन 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। पहले आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था हमने, फिर हमने किया था उसके बाद प्री हिस्ट्री को कवर किया था, ठीक है। और प्री हिस्ट्री के बाद हमने कवर किया था यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को, यानी IVC को, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेज में हमने बेसिकली ये डिस्कस किया था कि किस तरह के तरीके से जो सोर्सेज होते हैं, चाहे वो लिटरेचर के सोर्सेज हैं, चाहे एक्सकवेशन से मिले सोर्सेज हैं, जो हमें खुदाइयों से मिले हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री के एविडेंसेस के पर्सपेक्टिव से। प्री हिस्ट्री में डिस्कस किया हमने, आपका पेलोलिथिक डिस्कस किया था, देन मीजो डिस्कस किया था, नियो डिस्कस किया था, और उसके बाद डिस्कस किया था आपका चाल्कोलिथिक, देन आयरन एज, ठीक है। ये चीजें डिस्कस की थी हमने। और IVC में हमने चाल्कोलिथिक और आयरन एज का जो बीच वाला एरिया था, यानी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं IVC को, उसके बारे में कल डिटेल डिस्कशन हमने की थी क्लास में। सिमरन वेरी गुड मॉर्निंग, सुल्तान वेरी गुड मॉर्निंग, निखिल वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। अब बात करेंगे ऋग्वैदिक एज की। तो देखिए, ऋग्वैदिक एज का जो टाइम फेज है, हम सभी जानते हैं कि 1500 से लेकर 1500 टू लेकर 600 BC तक का जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, और इसको हम डिवाइड करते हैं 2 फेजेस में। एक हमारा ऋग्वैदिक पीरियड है, एक हमारा लेटर वैदिक पीरियड है, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड को हम डिवाइड करते हैं 1500 से लेकर 1000 BC तक, और वहीं लेटर वैदिक पीरियड को हम डिवाइड करते हैं 1000 से लेकर 600 BC तक, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक देखिए, क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता हो कि आप किस तरीके से चीजों में शिफ्ट करते हैं। जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा तो है नहीं कि हम हर एक टॉपिक पे बस रेंडमली पहुंच जाते, चाहे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, एविडेंसेस की बात करें, एक्सकवेशंस की बात करें।
पर जब भी हम किसी और एक अलग टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो हमें ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि किसी टॉपिक का जो अप्रोच होता है वो इंटरडिसिप्लिनरी होता है या इंटर रिलेटेड होता है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। जैसे प्री हिस्ट्री में हम पहुंचे तो प्री हिस्ट्री में हमने बेसिकली यही जाना था कि भाई पैलोलिथिक से स्टार्ट करके जब जो ह्यूमन बींग थे उनको जब यही नहीं पता था कि हमें रहना कैसे है, खाना कैसे है, तो वहां से हम शिफ्ट हुए मीजो की तरफ। मीजो जो था वो न्यूलिथिक और आपका पेलोलिथिक के बीच का एक मिडल टर्म था। यानी थोड़े से एविडेंसेस हमने यहाँ पर थोड़ी सी जो एलिमेंट्स थे वो हमने पेलोलिथिक के भी देखे और यहाँ पे नियो के भी देखे। और पेलोलिथिक में सबसे खास बात करेक्टरिस्टिक्स ये था कि पेलोलिथिक के जो लोग थे वो मूव नहीं करते थे। ठीक है, उनका ये था कि भाई 6 महीने यहाँ पे रुके तो 6 महीने अगले 6 साल यहीं पे रहेंगे, उसका पता नहीं होता था। पर जैसे हम पेलोलिथिक से मीजोलिथिक में शिफ्ट करते हैं तो मीजो में आने के बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ का जो ह्यूमन बींग था थोड़ा सा मेंटली एडवांस्ड हो गया और फिजिकली भी एडवांस्ड हो गया। ठीक है, चाहे चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आने के बाद उसको ये रियलाइज होता है कि मेरा जो पूरा का पूरा टाइम फेज है उसको ना सिर्फ मैं अपने अकॉर्डिंग मॉडरेट वे में चेंज कर सकता हूँ, बल्कि अब मुझे घूम घूम कर जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं सेटल्ड लाइफ को जीना शुरू करूँ। यानी कि सेटल लाइफ उसने पूरी तरह से जीना शुरू नहीं किया था, वो वाला जो कॉन्सेप्ट हम नियो में आगे देखते हैं। बट पेलोलिथिक में मेसोलिथिक में हम ये जान लेते हैं कि उसका जो रिडक्शन था कुछ हद तक वो कम हो गया था। यानी कि पहले जो पेलोलिथिक में जो ह्यूमन बींग थे, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, वो कहीं 6 महीने 8 महीने तक नोमैडिक का जीवन जीते थे, घूम फिर कर नोमैड्स थे। वहीं पे मीजो में आते आते उन्होंने नोमैड से अपनी जिंदगी थोड़ी सी शिफ्ट कर ली, रिडक्ट कर ली स्टेबल लाइफ में जीने के लिए। बट नियो में ट्रांजिशन अच्छा वाला होता है, खतरनाक एक हमें जो देखने को मिलता है रिडक्शन। डीके शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग। एक जो रिडक्शन हम देखने को मिलता है हमें मीजो में, पर जब हम नियो में शिफ्ट करते हैं तो नियो में हम देखेंगे कि एक रिडक्शन हमें देखने को मिला है हर एक चीज में। यानी कि नियो वाले जो लोग थे उनको लगा कि अब हमें यहाँ पे सेटल लाइफ भी जीनी है, हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर भी करना है, हमें यहाँ पे कल्चरल लाइफ भी जीनी है, हमें यहाँ रिलीजियस लाइफ भी जीनी है, हमें यहाँ पे ग्रुप में भी रहना है, यूनिफाइड होके भी रहना है। तो बहुत सारी चीजें हमें नियो में देखने को मिलती हैं। डीके शर्मा कह रहे हैं कि प्लीज बताएं कि यूजीसी नेट का एग्जाम कब होने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। पर बीइंग अ मेंटर मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगी कि जिस तरीके से लास्ट ईयर भी एनटीए का पेपर हुआ था और पूरा 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस एनटीए ने फॉलो किया था इस एग्जाम को लेने के लिए। यानी फुल फ्लेज जो एग्जाम चला है 1st वीक अक्टूबर से स्टार्ट करके लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक। तो आप ये मान के चलें कि एनटीए का पहली बात तो अप्रोच ये खत्म हो चुका है कि अब 1 डे एग्जाम होने वाला है। हम यही मान के चलें कि जब भी एग्जाम होगा वो फुल फ्लेज तरीके से मंथली बेसिस पे होगा, चाहे वो 2 महीने में हो, चाहे वो 1 महीने, चाहे 15 या 20 दिन में हो। अब आती बात नोटिफिकेशन की। तो देखिए, एनटीए का जो नोटिफिकेशन है जब भी आएगा वो सबसे पहले आपको ही बताएगा, क्योंकि एनटीए का काम आपको बताना है। पर कहीं ऐसा ना हो कि एनटीए का नोटिफिकेशन पहले आ जाए और हमारी तैयारी पूरी ना हो पाए। तो रादर कि हम ऐसे सवालों पे फोकस करें कि एग्जाम कब होगा, नहीं होगा, एनटीए कब नोटिफिकेशन देगा। इससे बहुत अच्छी बात है कि हम इस बात पे फोकस करें कि एनटीए का एग्जाम जब भी होगा, हमारा पर्पस एग्जाम को क्रैक करना है, चाहे वो 20 दिन बाद होता है तो हम इतना प्रिपेयर रहे कि एग्जाम हम किसी भी सिचुएशन में बाय हुक बाय क्रुक दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एनटीए ने ऑलरेडी हमें काफी ज्यादा टाइम दे दिया है, तो अब हम ये एक्सपेक्टेशन करें कि एनटीए का नोटिफिकेशन आएगा फिर 1 महीने का गैप हमें मिलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। वो बात अलग है मिस्टर शर्मा कि आपका सवाल बिल्कुल सही है, और बीइंग अ लर्नर सबके मन में ऐसे सवाल होते हैं। बीइंग एजुकेटर हम भी रोज यही सोचते हैं कि पता नहीं एग्जाम कब तक होगा, ताकि हम कोर्स बेटर वे में स्ट्रक्चर कर पाए। पर सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि हम जबकि चीजें सर्टेन वे में चल रही हैं, कोई सर्टेनिटी नहीं है किसी काम को लेकर, तो ऐसे में हम नोटिफिकेशन का वेट करें या फिर अपने काम पे ध्यान दें, वो ज्यादा बेनिफिटेड है हमारे लिए। क्योंकि एनटी का काम नोटिफिकेशन देना है और एनटीए ने ऑलरेडी हमें मोर देन 6-7 मंथ का टाइम दे दिया है। दिसंबर के बाद से हम आज अभी ऑलमोस्ट अगस्त आने वाला है, तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम 6 से 7 महीने का टाइम हमारे पास ऑलरेडी है। और इतने एक वास्ट टाइम में फिर भी हम ये कोशिश करें कि एनटी का नोटिफिकेशन आया फिर वो हमें एक अच्छा खासा मार्जिन दे 1 महीने 2 महीने का, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है।
तो रादर कि हम नोटिफिकेशन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करें कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होगा। प्रायोरिटी पे ये रखें कि जब भी एग्जाम एनटीए का होता है, यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, तो उसको आप थॉरोली एटलीस्ट अटेम्प्ट करें और आपकी कोशिश हो कि पहले अटेम्प्ट में आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करें। ये एक बहुत एक ट्रूथ भी कह सकते, दिस इज एक्चुअली अल्टीमेट ट्रूथ और उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो इसको लेकर आप आगे बढ़ें और बजाय यूट्यूब्स की वीडियोस देखकर कि एग्जाम कब तक होने वाला है, आप अपना समय इस तरह से वेस्ट ना करें और जो भी कंटेंट है उसके ऊपर फोकस करें और रिवीजन सेक्शन को एटलीस्ट आप फॉलो करें। रिवीजन सेक्शन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक बहुत बड़ा की होता है। मैंने बार बार मेरे लेक्चर में ये बात बोली है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और रिवाइज नहीं कर रहे हैं चीजों को, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मिस्टर राज, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इस चीजों को ध्यान में रखें। तो ऋग्वेदिक एज की हम बात कर रहे थे, लेट्स कम ऑन द पॉइंट। ऋग्वेदिक एज ये कहता है कि भाई जब किसी चीज का एक शिफ्ट होता है, इंटरडिसिप्लिनरी शिफ्ट होता है, या फिर हम कहें कि कल भी हमने एक बहुत अच्छी टर्म सीखी थी जो होता है ट्रांजिशन, यानी ट्रांजिशन से हम शिफ्ट करते हैं, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आके शिफ्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नीलुथी का एग्जाम्पल दिया, पर जब हम चालकों में शिफ्ट हुए, कल जब हमने आईवीसी का डिस्कशन किया फुल फ्लेज वे में, ठीक है, तो जब हमने कल आईवीसी का डिस्कशन किया था तो उसमें भी हमने यही जाना था कि आईवीसी को शिफ्ट करते हुए जब हम नियोलिथिक से शिफ्ट हुए चालकों में और चालकोलिथिक से शिफ्ट हुए जब आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उसके बारे में कल डिटेल डिस्कशन की गई थी। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कल कमेंट बॉक्स में कि मैम ये बताएं कि कैसे पता चलेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कौन सा साइड प्री मेच्योर में आता है, प्री हड़प्पन में आता है। तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं उसके ऊपर, पहले फिर आगे बढ़ेंगे ऋग्वैदिक फेज के ऊपर। देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव आपका एग्जाम क्रैक कराने के साथ साथ मेरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि आप एनटीए का या यूजीसी नेट का एग्जाम इसलिए ना क्रैक करें क्योंकि सिर्फ आप पेपर पास करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके करियर का जो एक ब्रॉडनेस लेवल होगा ना, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दें, वो 25% हो सकता है, बट रेस्ट ऑफ द 75% बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ें। यू मोस्ट वेलकम मिस्टर शर्मा। तो उसको आप ध्यान में रखें और इस कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अंडरस्टैंड कर चलेंगे आगे, तो कोई भी जो एग्जाम है ना वो टफ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। और एनटीए के अप्रोच को समझिए। मैं हर रोज अपने क्लास में यही बात बोलती हूँ कि किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले एग्जाम के अप्रोच को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनटीए के अप्रोच को नहीं समझ रहे हैं कि एनटीए का सवाल पूछने का तरीका क्या है, जब कभी 2014 में यूजीसी या फिर आपका सीबीएसई ये पेपर करवाता था, तो बेसिकली 100 में से मान के चले मोर देन 56% जो सवाल थे वो फैक्चुअल बेस्ड थे, यानी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हुआ करते थे। पर जैसे ही सीबीएसई से एनटीए ने इसको होल्ड किया है, तो जो बच्चे अब तक एग्जाम में एनटीए में बैठे होंगे, उनका जो पर्सपेक्टिव है पेपर लेने का वो काफी हद तक चेंज हुआ है, यानी फैक्ट से हम अब बढ़ गए हैं ऊपर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है। अगर आप पेपर को अंडरस्टैंड करके नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपको यही नहीं पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कितने फेज हैं और वो कौन से फेज में आता है और उसको ब्रॉन्ज एज क्यों बोला जाता है, और ब्रॉन्ज एज से ऐसी क्या वजह थी कि हम ऋग्वैदिक एज में शिफ्ट हो गए, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो एंड हो गई, उसके क्या क्या कारण थे, तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यहाँ पे काम आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। फैक्ट्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कल हमने यहाँ पे आईवीसी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। इससे पहले हमने प्री हिस्ट्री के बारे में डिस्कस की थी, यहाँ पे 4-5 पेजेस को, पैलोलिथिक, मीजो, देन नियो, चालको एंड आयरन, ठीक है। तो हमने पैलोलिथिक डिस्कस किया था, मीजो डिस्कस किया था, नियो में जब ह्यूमन बींग काफी एडवांस्ड हो गया था, उसको पता था कि एग्रीकल्चर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, घूमना फिरना बंद कर सेटल लाइफ उसने जीनी शुरू कर दी थी। चालकों में जैसे ही हम शिफ्ट हुए और आयरन और चालको एज का जो टाइम फेज था, उसमें एक और ट्रांजिशन निकल के आया था हमारा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का, ठीक है, जिसको हमने कहा यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने कॉपर को प्लस टीन को मिक्स करके यहाँ पे ब्रॉन्ज बनाया था, और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन से हमने बहुत सारे टूल्स बनाए, यूटेंसिल्स बनाए,
हमने यहाँ पे ज्वेलरी के बारे में डिस्कस किया, हमने कल पोट्री के बारे में अच्छी खासी डिस्कशन की, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। ओके, इसके अलावा हम जब हमने मैप देखा तो हमने जब अफगानिस्तान पहुंचे, ईरान पहुंचे, तो हमने ये भी पाया कि इन इलाकों में से साउथ इंडियन का कर्नाटका जो है वहां पहुंचे तो हमने ये भी देखा कि इन एरिया से हमें गोल्ड भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिल्वर भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जब हम मेसोपोटामिया पहुंचे और इजिप्ट पहुंचे तो वहां पर जाके हमें पता चला कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट जो है वो आईवीसी का यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी सिविलाइज्ड रीजन्स थे। ठीक है, जब हमने लोथल की बात की, जब हमने धोलावीरा की बात की, जब हमने यहाँ पे हरप्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, कोल्डीवाहा, ठीक है, चाहुंदड़ो की बात की, तब हमें ये रियलाइज हुआ कि इन सभी एरिया से मेसोपोटामिया और इजिप्ट का जो ट्रेड था वो होता था, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यही कारण है कि मेसोपोटामिया से और इजिप्ट से और आईवीसी से और आईवीसी के जो मेन हमारे साइट्स हैं, लाइक वो धोलावीरा है, चाहे वो हरप्पा है, चाहे राखीगढ़ी है, चाहे वो कालीबंगा है, वहां से जो भी हमें सामान खुदाई में मिला है, एविडेंस मिला, चाहे वो पोट्री है, उसमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। चाहे सील्स की बात करें तो सिमिलैरिटी देखने को मिली है। और इसी सिमिलैरिटी से हमने चेक किया कि दोनों के दोनों सिविलाइजेशन में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी और कंटेम्परेरीनेस देखने को मिलता है। ये कल हमने डिस्कस किया था। और फिर जो मैं अब क्वेश्चन के ऊपर जो आ रही हूँ कि कल एक स्टूडेंट का सवाल था कि मैम ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम आईवीसी को पूरा का पूरा फॉलो कर रहे हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरा कर रहे हैं। और उसका सवाल काफी अच्छा था और मुझे पसंद भी आया। और देखिए, आपका जो सवाल होता है, अगर क्लास में पूरे सवालों को नहीं ले पाती क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी काफी लेंदी हो जाते हैं, और हमारा टारगेट रहता है कि हम एक दिन में एटलीस्ट एक टॉपिक कवर करें। ठीक है, तो अगर इस टारगेट से हम आगे बढ़ते हैं तो हर किसी के सवाल को लेना काफी मुश्किल होता है। तो मैंने बार बार आपको कहा है कि या तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ लें, या फिर आप एटलीस्ट टेलीग्राम का चैनल फॉलो करके वहां पे अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो उनका सवाल था कि मैम ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो अलग अलग फेज थे। कल हमने यहाँ पे बेसिकली 3-4 फेजेस के बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया था प्री हड़प्पा, सॉरी अर्ली हड़प्पा, ठीक है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्री हड़प्पन कल्चर, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था आपका मैच्योर हड़प्पन, और हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लेटर हड़प्पन। तो उनका सवाल ये था कि मैम कैसे पता चलेगा कि आईवीसी में इतनी सारी साइट्स हैं, तो हम कैसे जान पाएंगे कि इन साइट्स में कौन सी साइट किस किस फेज में आती है। तो देखिए, यहाँ पे कल मैंने आपको 2-3 बार मैप दिखाते हुए और बार बार डिस्कशन करते हुए 2-3 कॉमन चीजें बताई थी जो आपको ध्यान में रखनी है। न सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के एटीट्यूड से, बल्कि आपको ध्यान में ये भी रखना है कि अगर एनटी यहाँ से सवाल बनाता है तो आपका अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। तो यहाँ पे डिस्कशन करते हुए हमने ये जाना था कि जो अर्ली हड़प्पन वाला फेज था, जिसमें डिस्कस किया था हमने मेहरगढ़ को, वहां पे मड वाले जो ब्रिक्स थे, यानी मिट्टी से बने हुए जो ईंटें थी, वो हमने देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा अर्ली हड़प्पन के जो लोग थे, उनका पूरा का पूरा जो जीवन था वो विलेज एरियाज पे पूरी तरह से बेस्ड था। ठीक है, और वो नोमैड्स थे, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि नोमैड्स थे यानी अपना जीवन एक ही जगह पर स्थिर होकर गुजारते थे, गांव का जीवन जीते थे। और मड ब्रिक्स की बात करें तो जो भी इमारतें वहां पर हमें देखने को मिलती हैं, चाहे मेहरगढ़ की बात करें जो काफी अर्ली हड़प्पन फेज का एक बहुत अच्छा रीजन है, वहां पे जब हम देखते हैं पिक्चर को तो ध्यान में आता है कि एक तो कमरे काफी कंजस्टेड थे या 1-2 कमरों में बना हुआ था, इमारतें छोटी थी और मड ब्रिक्स से बने होते थे। वहीं जब हम शिफ्ट कर जाते हैं प्री हड़प्पन में, तो प्री हड़प्पन की खासियत ये थी कि यहाँ पे न सिर्फ विलेज बल्कि एक जो अर्बन वाला कॉन्सेप्ट था, यानी कि लोगों ने ये माना कि जीवन को एक जगह पर स्थिर होकर घूम घूम कर जीने से अच्छा है। नोमैड्स का मतलब होता है अपना जीवन निरंतर बदलते हुए जीना। ठीक है, तो यहाँ पर प्री हड़प्पन में जो नोमैड्स थे उनको अब लगा कि प्री हड़प्पन में अब हमें स्टेबल हो जाना चाहिए अपने जीवन को जीने के लिए, बिना किसी मशक्कत के हम एक जगह पर रहें। और जो हम कभी 1-2 साल घूमते रहते थे, अब हम वो 6 महीने से 8 महीने में उसको कन्वर्ट करेंगे। यानी अब पहले हम 2 साल तक लगातार घूमते थे, अब 6 से 8 महीने ही घुमा करेंगे, यानी रिडक्शन आया है। इस रिडक्शन को आप थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे ना, तो आपको जो आपका ये मिजो वाला पार्ट था वहां पे भी देखने को मिलता है कि पैलेलिथिक में पूरी तरह से सब लोग नोमैड थे,
और सिमिलैरिटी क्या है इसमें? सिमिलैरिटी है हर अर्ली हड़प्पन की तरह ही, ठीक है। मिजो में हम देखते हैं कि जो उनका नोमैड वाला जीवन था, यानी घूम फिर कर जो जीने वाला जीवन था, वो काफी हद तक कम हो गया, स्थिर हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन था। मैं ट्रांजिशन की बात इसलिए कह रही हूँ बार बार, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन एंड चेंज एंड टाइम, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्री हड़प्पन में यहाँ पे जो उनका जीवन था वो बेसिकली शिफ्ट हो गया कहाँ से, यानी उन्होंने विलेज से आके अर्बन एरियाज में अपना जीवन जीना शुरू कर दिया था। यानी कि कोई चेंज तो आया, और चेंज अर्बनाइज्ड वे में भी आया, ये भी सच्चाई है अपने आप में। तो मोहन, अगर हम यहाँ पर मेच्योर हड़प्पन की बात करें तो मेच्योर हड़प्पन में बेसिकली आप देखते हैं कि जो यहाँ पे विलेज से अर्बन में शिफ्ट हुए थे, मेच्योर हड़प्पन में आते आते जो पूरा उनका जीवन था पूरी तरह से अर्बनाइज्ड हो गया, यानी शहरीकरण की तरफ बढ़ गए। अब उनको ये पता चला कि अगर हम शहरों में रह रहे हैं तो शहरों में रहते हुए हमें अपना जीवन जीने के लिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, हमें ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है, हमें क्राफ्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, हमें इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए। इसके साथ साथ सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में रहते हुए लोगों का जो जीवन था, अगर हम मेल्स या फीमेल्स की बात करें, या लेबर डिवीजन की बात करें, या फिर वहां पे रह रहे बच्चों की बात करें, या फिर वहां पे जो आसपास के एरिया से मार्केट्स की बात करें, तो आप देखेंगे कि जहां पर हम इतने बड़ा सिविलाइजेशन जब बसता है शहरीकरण की तरह के रूप में, तो चीजों में परिवर्तन आना जाहिर सी बात है, ठीक है। उसमें हम स्टेगनेंसी नहीं ला सकते। अगर आप एक शहरीकरण का जीवन जीते हैं, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक जगह पर जब आप स्थिर होकर रहना शुरू कर देते हैं तो उस जगह पर आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान हो, चाहे वो आपका डेली मार्केटिंग का कोई काम हो, हर एक चीज आपको चाहिए होती है, ठीक है। तो मेच्योर हड़प्पन का पहचान क्या है? हमने मेच्योर हड़प्पन में पढ़ा कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, ठीक है। यहाँ का जो मड ब्रिक्स से वो कन्वर्ट हो गया बर्न्ट ब्रिक्स में, यानी कि जली हुई या पकी हुई ईंटों के बीच में वो बदल गया, ठीक है। टाउन प्लानिंग के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि जो सिटाडेल वाला सिचुएशन, हमने सिटाडेल वाला जो प्लानिंग था वो फॉलो किया, कि जो क्लास थी दो सेक्शन में बटी थी, एक रूलिंग और नीचे वाली जो थी वो कॉमन क्लास थी, ठीक है। ये डिस्कस किया था हमने। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे पोट्री को भी डिस्कस किया था, ठीक है। हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया कि वहां के जो लोग थे वो काफी ज्यादा कल्चर्ड थे, ये भी डिस्कस किया था। अब बात करते लेटर हड़प्पन के पीरियड में, जो काफी शानदार अच्छा सवाल भी मुझे लगता है। लेटर हड़प्पन में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जो टाइम फेज था ऑलमोस्ट, अगर 1900 से लेकर हम बात करें 1000 बीसी तक की, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेटर हड़प्पन में जो डिक्लाइन वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। और डिक्लाइन जब स्टार्ट होता है तो उनकी जो सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और वही ट्रांजिशन शिफ्ट होता है कहां पर आकर? वो ट्रांजिशन शिफ्ट होता है आके ऋग्वैदिक पीरियड में, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। पर यहाँ पे जो आईवीसी की बात करें तो तीन, जो ये चारों के चारों फेज है ना, उसमें एक कॉमन चीज भी है। उस कॉमन चीज में हम ये देखने को मिलते हैं कि पोट्री वाला जो सेक्शन था, यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, क्राफ्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था रेड एंड ब्लैक पोट्री, ठीक है। तो ये वाला जो रेड एंड ब्लैक पोट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो चारों को चारों फेज में कॉमन था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानने के लिए। उसके अलावा मेच्योर हड़प्पन की बात करें तो आपका कालीबंगा, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, और ये सारे जो इंपॉर्टेंट मेन साइट्स हैं वो मेच्योर हड़प्पन में आती हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन क्या था? यहाँ पे ट्रांजिशन ये था कि जिस शहरी व्यवस्था से हम आगे बढ़े थे, मेच्योर हड़प्पा से आके हम बढ़े यहाँ पर लेटर हड़प्पा में, पहले हम बहुत, हर एक चीज का एक पीक होता है, यानी एक उत्कर्ष होता है, और फिर उसका हार्श यानी डिक्लाइन होता है। तो अर्ली हड़प्पन में इनका हमें उत्कर्ष देखने को मिला, ठीक है। और प्री हड़प्पन में भी हमने देखा, मेच्योर तो हमने देखा ही देखा। पर लेटर हड़प्पन में आते आते वही जो सिविलाइजेशन थी धीरे धीरे शिफ्ट हो गई, किसमें? वापस से विलेज सिविलाइजेशन में। और वही विलेज सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलता है ऋग्वैदिक फेज में, ऋग्वैदिक फेज में, यानी ऋग्वैदिक एज में। सिविलाइजेशन में ट्रांजिशन हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, पर हड़प्पा टू अर्बन था, ठीक है। संगीता कह रही है कि पर इसके बाद में वैदिक एरा में वही ट्रांजिशन एकदम रूरल में कैसे बदल गया? अच्छा सवाल है संगीता आपका।
ठीक है, तो वही मैं बता रही हूँ आपको। देखिए संगीता, आपका सवाल बिल्कुल सही है और आपने ये पूछा, ये भी काफी अच्छी बात है। तो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि मैंने वही कहा ना कि हर एक चीज का एक पीक होता है, शुरुआत होती है। जब हमने अपने घरों को या अपने जीवन को जब स्टार्ट किया होगा, या आपके माता पिता ने स्टार्ट किया होगा, मदर फादर ने, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आते के साथ ही यहाँ पर अर्बनाइज्ड कल्चर को इंट्रोड्यूस कर दिया होगा, या हम आते ही शहरों में बस गए होंगे। आज का जो अगर हम आज के प्रेजेंट इंडिया की बात करें, तो हमारा आज का भी नारा यही होता है कि मोर ओवर जो 60% पॉपुलेशन है, ठीक है, जो पहले 75 थी अब 60 हो गई है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है अभी भी 60%। ठीक है, तो शिफ्ट कैसे होता है हमारा? कोई भी जो शिफ्ट होता है संगीता, वो शिफ्ट होता है हमारा विलेज से शिफ्ट होते हैं हम अर्बन की तरफ। ठीक है, जो हमने देखा हमने अर्ली हड़प्पा से देखा, हमने मैच्योर हड़प्पा में देखा। ठीक है, पर किसी सिविलाइजेशन के समाप्त होने के बाद जब कोई चीज खत्म हो जाती है, तो स्टार्ट तो हमें वहीं से करना पड़ेगा ना, जहां से हमने पहले स्टार्ट किया था। अगर कोई सभ्यता समाप्त होती है, खत्म होती है, तो जाहिर सी बात है कि जहां से हमने स्टार्ट किया था, दोबारा से हमें फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, राज ने बिल्कुल सही कहा कि ट्रांजिशन एकदम नहीं होता है। ठीक है, जो मैं आपको बार बार टाइम ऑन कॉन्सेप्ट वाली चीज को बताती हूँ, उसको आप ध्यान में रखें कि जो आपका कोई भी ट्रांजिशन है ना, वो एकदम नहीं होता है। इसीलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया भी आपको कि जब आप कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, अगर आप नियो की बात करें, आप चालकों की बात करें, आप ब्रॉन्ज की बात करें, आप आयरन की बात करें, तो कोई सा भी जो ट्रांजिशन है ना, वो एकदम नहीं होता कि आपने आप कहीं पे भी बस जंप करके पहुंच जाएं। आप आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस ढूंढ रहे थे, उसको ढूंढते ढूंढते आप पहले फिर पैलेलिथिक में पहुंचे, फिर आप उसके बाद शिफ्ट कर गए तो आप मिजो में आ गए, मिजो में शिफ्ट किए तो नियो में आ गए, नियो में शिफ्ट किया तो आप चालको में आए, चालको से आपने शिफ्ट किया तो आप फिर ब्रॉन्ज में आए, ब्रॉन्ज से शिफ्ट किया तो आप आयरन में आए। ठीक है, और यही वाला जो ब्रॉन्ज और आयरन वाला है, वही हमें शिफ्ट कराता है कहाँ? ऋग्वैदिक एज में, जिसकी बात हम कर रहे हैं आज। ठीक है, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो आप देखेंगे कि 3600 मिलियन, 36 मिलियन तक का जो टाइम पीरियड था, जब अर्थ स्टार्ट होते, जब हम एक आइस एज से स्टार्ट करते हैं, होलोसिन वाले एज में, जहां पर मौसम काफी ज्यादा मॉडरेट होता है, जब हमें ये पता चलता है कि अगर हम एक स्टेगनेंट एरिया में रहेंगे, अगर आइसी एरिया में रहेंगे, तो हम वहां पे लंबे वक्त तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यही कारण था कि धरती जब धीरे धीरे ठंडी होती है, तो ठंडी होने के बाद मॉडरेशन में आती है, बदलाव में आती है, और बदलाव आने के साथ साथ वो होलोसिन वाले जब फेज में शिफ्ट करती है, तो इसी शिफ्ट के साथ साथ हम फिर पैलेलिथिक में आते हैं, फिर हम मिजो में आते हैं, फिर हम नियो में आते हैं, फिर हम चालको में आते हैं, फिर हम ब्रॉन्ज और फिर आयरन में आते हैं। 3600 मिलियन से शुरू करते हुए हम यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब हम पहुंचते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा जो टाइम पीरियड है 1550 से लेके 2500, और उसके बाद 2500 से 1900, और 1900 से हम शिफ्ट करते हैं 1000 बीसी में, और वही 1000 बीसी बाद में शिफ्ट होता है 1500 बीसी में, और 1500 बीसी से हम शिफ्ट करते हैं फिर 1600 बीसी में। यानी आप मानिए कि 3600 मिलियन से स्टार्ट करते हुए हम अब आ गए हैं ऑलमोस्ट, अगर पूरी बात करें तो आप 3000 मिलियन आगे आ चुके हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हड़प्पन से जब हम आगे बढ़ते हैं 600 बीसी में, जब महाजनपद से यहाँ पे ऋग्वैदिक से पोस्ट वैदिक में, पोस्ट वैदिक से हम शिफ्ट करते हैं महाजनपद में, महाजनपद से शिफ्ट करते हैं मॉडर्न पीरियड में, फिर पोस्ट मॉडर्न में। ठीक है, जिसको हम कहीं हद तक सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं, जब आयरन एज इंट्रोड्यूस होता है। तो ये चीजें हम चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इकरामुल, अगर आपको ऐसा लगता है तो व्हाई शुड यू लीव द क्लास, व्हाई वेस्टिंग योर टाइम हियर? संगीता, हड़प्पा का लेटर फेज में रूरल में बदल रहा था, तब भी कैरी फॉरवर्ड वैदिक एज में जा रहा है। हाँ संगीता, अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ पा रही हैं तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को एटलीस्ट जाने के लिए और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्चुअल चीजों को लेकर आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो हम किसी चीज को फाइन वे में यू नो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से।
जो हड़प्पन का लेटर फेज था संगीता, उसमें बेसिकली उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका था, जिसका मैंने बात किया। 1900 की अगर हम बात करें बीसी से, हम जब 1000 बीसी में शिफ्ट करते हैं तो वहां पे हड़प्पन का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट आते आते 900 बीसी तक अगर हम देख लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट जो सभ्यता होती है वो खत्म हो जाती है, और वही शिफ्ट होती है फिर एक वापस से डिक्लाइनिंग के बाद विलेज एरिया में। और विलेज एरिया में फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आर्यन इन्वेजन का, जिसका एक टर्म हम यूज करते हैं हमेशा। मिस्टर दास सही है, दोनों चीजें साथ में हुई थी, यानी कि वहां पे अर्बनाइजेशन का हमने पीक भी देखा था, और ये भी डिस्कस किया था कि कैसे कैसे जब अर्बनाइजेशन धीरे धीरे कम होता चला जाता है तो वो डिक्लाइनिंग में भी चला जाता है उसके बाद। ओके, शुड वी मूव अहेड? मिस्टर हक, मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्लास छोड़ सकते हैं, आप अपना समय बर्बाद ना करें यहाँ पर, क्योंकि इसकी वजह से आप बाकियों का टाइम बर्बाद करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन द ऋग्वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे हम बात करेंगे दो फेजेस के बारे में। ठीक है, एक हमने डिस्कस किया ऋग्वैदिक एज के बारे में, ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ओके संगीता, ठीक है, और दूसरा हम करेंगे लेटर वैदिक के बारे में डिस्कस, लेटर वैदिक एज के बारे में। ठीक है, ऋग्वैदिक एज में बेसिकली हमने डिस्कस किया था ऑलमोस्ट 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। ठीक है, और लेटर वैदिक में डिस्कस करेंगे हम 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो ये हमारा टाइम फेज है। पूरा टाइम फेज देखें तो आप हम देख पाएंगे कि 1500 से लेकर पूरा का पूरा जो ऋग्वैदिक एज चलता है वो चलता है 600 बीसी तक। ठीक है, ये पूरा का पूरा फेज है जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फाइन, तो लेट्स कम अहेड, बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी काफी हद तक क्लियर किया आपको, कैसे हम प्री हिस्ट्री से हम हड़प्पन पे आए, फिर हड़प्पन से हम आए उसके बाद आपका चालकोलिथिक पीरियड पे, फिर ब्रॉन्ज पे शिफ्ट हुए आईवीसी पे, और आईवीसी पे शिफ्ट करने के बाद हम पहुंचे ऋग्वैदिक एज में। तो देखिए 1500 से की अगर हम बात करें, cities of Harappan culture as well as the economic and administrative system declined slowly and gradually। हम इसी 1500 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जब हड़प्पन जो सभ्यता थी वो आर्थिक रूप से और साथ में प्रशासनिक रूप से जब धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हुई, उसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वैदिक एज की। ठीक है, अराउंड द पीरियड आर्यंस एंटर्ड नॉर्थ वेस्ट इंडिया फ्रॉम द इंडो इरानियन रीजन। और वो कैसे खत्म होती है कि आर्यंस ने जब एंटर किया नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से, ये वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है, दिस वन। ठीक है, द वर्ड आर्यन मीन्स नोबल। आर्यन का मतलब होता है नोबल लोग, अच्छे लोग, ठीक है, सभ्य लोग। द आर्यंस हैव बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा एंड आल्सो अपीयर इन कैस्टिक इंस्क्रिप्शंस of about 1600 BC from Iraq and Mitanni inscriptions of 14th century BC। अब आर्यन इन्वेजन हुआ था, नहीं हुआ था, या हड़प्पन के डिक्लाइन होने के क्या क्या कारण थे, इसके बारे में कोई एक अच्छा सोर्स हमें देखने को नहीं मिलता है कुछ भी। वहीं अगर हम एविडेंसेस की बात करें तो जब हम आर्कियोलॉजी के बारे में बात की तो हमने देखा कि खुदाइयों से जो सामान निकला उसकी बेसिस पे हमने एक अच्छी खासी टर्मिनोलॉजी क्रिएट की, और हमने ये जाना कि किसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा जब हम शिफ्ट कर गए कहाँ पे, प्री हिस्ट्री में, और नियो के बारे में और मिजो के बारे में जब डिस्कस किया तो हमने वहां पे जो पोट्री मिली थी या फिर जो टूल्स मिले थे, स्टोन मिले थे, उसके बेसिस पे ये जज किया कि भाई यहाँ का कुछ ना कुछ साइट्स का इंपॉर्टेंस रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईवीसी की, तो आईवीसी में जो पोट्री मिली थी, जो ग्रेन्स मिले थे, जो एविडेंसेस मिले थे, उसके बेसिस में हमने ये डिस्कस किया कि जो कुछ खुदाइयों में मिला है उसी के बेस्ड पर पूरी तरह से हमारा आईवीसी का जो कॉन्सेप्ट सिविलाइजेशन वो निर्भर करता है।
और क्योंकि हम सील्स को नहीं पढ़ पाए हैं इसलिए हम सील्स के ऊपर फोकस कम किया हमने, पर हमने ये जाना कि वहां पे फिर भी सील्स की मौजूदगी थी और उसी के बेसिस पे ट्रेड भी होता था मेसोपोटामिया से या इजिप्ट के साथ। हाँ, मिस्टर पटेल जब आर्यन सेंटर करते हैं, पर जब हम ऋग्वेदिक पीरियड में एंटर करते हैं तो हमें यहाँ का जो भी एविडेंसेस मिलता है वो एक्सकवेशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, यानी खुदाइयों के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो पूरी तरह से लिटरेरी फेज में हमें मिलता है, लिटरेचर के रूप में मिलता है। ठीक है, चाहे हम यहाँ पे, अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि सवाल कैसे बनते हैं। जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था आर्कियोलॉजी से लेके आईवीसी तक का पार्ट, तो सवाल बनते थे साइट्स के ऊपर कि साइट्स कौन कौन सी आती हैं, कालीबंगा का क्या इंपॉर्टेंस है, मेहरगढ़ में सबसे पहले क्या मिला है, ठीक है, और घोड़े की हड्डियां सबसे पहले कहाँ मिली हैं, ये सारे सवाल बनते हैं। पर जैसे ही हम शिफ्ट कर जाते हैं ऋग्वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक फेज में, तब हमें रियलाइज होता है कि यहाँ पे खुदाई तो हुई नहीं है, तो जो कुछ भी हमें यहाँ पे मिला है वो सबका सब लिटरेचर फॉर्म में मिला है। ठीक है, लिटरेरी एविडेंसेस के रूप में मिला है सब कुछ, जो कुछ भी मिला है। और यहाँ से सवाल क्या बनते हैं, यहाँ पे सवाल साइट से भी बनते हैं, पर साइट से सवाल क्या बनेंगे, साइट से सवाल ये बनेगा कि आर्यन सबसे पहले कहाँ से आए थे, या फिर अगर बात करें तो कौन सी चीज सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, यहाँ से सवाल बन सकता है। या फिर सवाल बनता है टर्मोलॉजी के ऊपर। ठीक है, टर्म्स की बात करें कि अश्वमेध टर्म का क्या यूज था, अश्व किससे कहा जाता था, या एडमिनिस्ट्रेशन में जो पुजारी होता था या जो प्रीस्ट होता था उसका क्या रोल हुआ करता था, इसके ऊपर सवाल बनेंगे। यानी कि आप देखेंगे कि हर एक चीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे इकोनॉमी को भी डिस्कस करेंगे, हम सोसाइटी को भी डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे पॉलिटी तो डिस्कस कर ही रहे हैं, इकोनॉमी सोसाइटी आ गई, और साथ में डिस्कस करेंगे उनके कल्चर को। ठीक है, और यही सेम जो शिफ्ट हुआ, ट्रांजिशन हुआ, वही ट्रांजिशन फिर ऋग्वैदिक लेटर वैदिक फेज में भी हुआ। यस संगीता, यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट राइटिंग एविडेंसेस मिलने शुरू हुए। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन चीज यही है कि अब जो हमारा खुदाइयों वाला और एक्सकेवेशन वाला पार्ट वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे लिटरेरी सोर्सेस के बारे में डिस्कशन करना, और यहीं से बनाता है आपका एनटीए सवाल। ठीक है, अब ये जो लास्ट पॉइंट है आपका आर्यन इन्वेजन का, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ही अपना में डिबेटेबल टॉपिक है कि आर्यंस आए भी थे कि नहीं आए थे, पर जब हम एविडेंसेस की बात करेंगे तो एक मैप के थ्रू मैं दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे आपको डेट यहाँ भी ये ध्यान रखनी है कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ 14 सेंचुरी बीसी की बात कर रही हूँ, ये ध्यान रखें आप, इससे क्लियर कर देते ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। अगर इसको आप देखेंगे कि ऋग्वेदा आयरन हैव बीन मेंशन्ड, ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, और किसाइड इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें पता चलता है, इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अबाउट 1600 बीसी इराक एंड मितानी इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया ईरान और मितानी इंस्क्रिप्शंस, और हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया कि हम इंडो ईरानियन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी भारतीय भी और ईरानियन भी, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, और नॉर्थ वेस्ट से हम बात कर रहे हैं कि आर्यंस आए थे, नॉर्थ वेस्ट थे, और उनको हम इंडो ईरानियन के नाम से जानते हैं, जिनका इंस्क्रिप्शन जो था वो 1600 बीसी में मिला है, और कहाँ मिला है, ईरान से और मितानी से। अब मैप दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा आपका मैप। ये देखिए ठीक है, ये रहा आपका कैस्पियन सी, अगर मैप क्लियर है तो मुझे बता देना एक बार। संगीता, जो आपका सवाल है कि हड़प्पन का डिक्लाइन हुआ, वैसे वैदिक पीरियड का भी डिक्लाइन हुआ, तो डिक्लाइन कुछ नहीं हुआ था, डिक्लाइन कुछ नहीं होता, खत्म कुछ भी नहीं होता। हिस्ट्री में हम सब कुछ कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे, ट्रांजिशन फॉर्म में सब कुछ चलता है। ठीक है, ये रहा, ये देखिए, मैं पहले मैप में मैं आपको डिपिक्ट कर दूं, ये रहा आपका कैस्पियन, कैस्पियन सी है, ये रहा हत्तीस, यहाँ से हम नॉर्थ वेस्ट वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, और हम हमारा जो टाइम पीरियड है ऋग्वेद में एंटर करने का वो 1500 से लेके
600 बीसी तक आता है। तो अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें तो 1500 से लेके 1000 बीसी में हम ये मान के चलते हैं कि आर्यन का इन्वेजन होता है। उन्होंने इंडो ईरानियन कल्चर के रूप में उन्होंने आकर इंडिया को कैप्चर किया या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन को चेंज करके ऋग्वैदिक जैसे फेज को चेंज किया। ठीक है, कैस्पियन सागर से होते हुए जो हम ये मितानी सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और अगर नीचे आ जाते हैं, मेडिटेरियन वाला जो पार्ट था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम थोड़ा सा अगर रशिया वाले पार्ट को अगर यहाँ से पूरा का पूरा देखेंगे तो ये काफी ठंडा इलाका था। ठीक है, तो नोमैड्स थे क्योंकि उनको स्टेबल लाइफ नहीं जीनी आती थी, तो धीरे धीरे जो ट्रांजिशन स्टार्ट होता है तो इन दोनों कल्चर्स को लेते हुए, मितानियंस को लेते हुए, हत्ती है यहाँ पे, पर हत्तीस कल्चर के नाम से इसको जाना जाता है, यहाँ से शिफ्ट होते हुए ये एंटर कर जाते हैं। ये बेबीलोनियन वाला जो एरिया है, इजिप्ट यहाँ पे है, और इजिप्ट के साथ साथ यहीं पे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी कहीं ना कहीं देख पा रहे थे। ये वाला जो आपका एरिया है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ से एंटर करते हैं इंडिया में, और यह रहा आपका नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, ये जो है पूरा का पूरा। ये रहा आपका इजिप्ट और हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे, और हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी जो बाद में आता है खैर, पर अगर आर्यन इन्वेजन की बात करें तो मैं भी क्लियर कर देती हूँ आपको, एक बार एक्सप्लेन कर दूं। बेबीलोनियन वाला जो यहीं से हमारा मितानी का इंस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, और यहीं से वो अपने कल्चर को यानी इंडो ईरान को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एंटर कर जाते हैं नॉर्थ वेस्ट में, और ये नॉर्थ वेस्ट में जब वो एंटर करते हैं तो उनका एंटर करने का टाइम ही होता है 1500 बीसी। ठीक है, जब हड़प्पन कल्चर का ऑलमोस्ट एंड होता है, डिक्लाइन होता है, और यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा ऋग्वैदिक एज, ये आप देख सकते हैं। ये वही इजिप्ट है जिसके बारे में कल हम ट्रेड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब मेसोपोटामिया को भी हमने देखा, इजिप्ट को देखा। ठीक है, इसकी बात करें जो आप लास्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे कि कैसाइट इंस्क्रिप्शन और मितानी इंस्क्रिप्शन दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। जो भी इंस्क्रिप्शन यहाँ से मिले हैं ऋग्वेदा के हिसाब से, ऋग्वेद में ऐसा मेंशन किया गया है, और इंडो ईरानियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक मैप का फॉर्मेट अगर मैं यहाँ पे आपको फिर भी बना के दूं तो आप यहाँ से थोड़ा क्लियर देख पाएंगे। ये रहा हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसकी डिस्कशन हम कर रहे थे। यहाँ पे आपका कैस्पियन सी है पूरी तरह से। ठीक है, ये मेडिटेरियन है, यहाँ पे आपका इजिप्ट है, यहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है आपका। ठीक है, ये आपका ये वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया। तो ये वाला जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है आपका पूरा का पूरा, यहाँ से इंडो ईरानियन एंटर करते हैं रशिया वाले पार्ट से होते हुए, और जो ये हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं यहाँ पर 1500 बीसी में आकर बसते हैं और धीरे धीरे शिफ्ट कर जाते हैं अलग अलग इलाकों में। ठीक है, और अगर आपको ध्यान हो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, जो मिडिल ईस्ट कंट्री वाला जो पार्ट है, अगर हम हड़प्पन की बात करें, थोड़ा सा अगर शिफ्ट करते हैं आईवीसी की तरफ, तो आपको ध्यान में होगा कि हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा के जो मैक्सिमम पार्ट्स थे, चाहे वो कालीबंगा है, चाहे वो हड़प्पा है, हड़प्पा की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, उसके आसपास जो एरियाज बसे हुए थे, उसको उसका भी जो टाइम पीरियड था नॉर्थ वेस्ट में, वो कुछ ना कुछ कंटेम्प्रेरी वे में देखने को मिलता है। तब भी वहां पे था नॉर्थ वेस्ट पार्ट में सारे के सारे एरियाज तब भी थे, और यही कारण था कि इसको इन्होंने डिस्ट्रॉय करते हुए हिंदू कुश की पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े। और क्योंकि रशिया वाला पार्ट अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, तो वहां पे स्टेपी जो घास होती है वो काफी कम मात्रा में पैदावार उसकी होती है। तो क्योंकि वो लोग नोमैड्स थे, आर्यन पहले नोमैड्स थे, घूम फिर के अपना जीवन जीते थे, तो एक जगह पर रहकर अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने शिफ्ट किया। और शिफ्ट करते हुए जो मैप मैंने भी दिखाया है आपको, ये वाले पार्ट से शिफ्ट करते हुए कैस्पियन सी होते हुए, हत्ती को पार करते हुए, मितानी को पार करते हुए, यही कारण है कि मितानी से हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, और यहाँ से शिफ्ट करते हुए वो नॉर्थ वेस्ट में एंटर करते हैं और आकर 1500 बीसी में यहाँ बस जाते हैं। इज इट ओके एवरीवन? शुभम चौहान कह रहे हैं कि मैम पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, मुझे कब से तैयारी करनी? शुभम, मुझे लगता है कि आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
अगर आप पहले भी क्वालिफाई कर लेते तो उसमें आपका बेनिफिट है, नुकसान कुछ नहीं है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा फर्स्ट टारगेट यही है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें। पर शुभम, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, पर फिर भी अगर आप चाहें तो आपके लिए पॉजिटिव और प्लस पॉइंट यही होगा कि अगर आप पीजी में तैयारी शुरू कर दें तो आपका नेट और जेआरएफ दोनों साथ में इजीली हो सकता है। ठीक है, इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे तो पीडीएफ आप बाद में लेकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यही कारण है कि इजिप्टियन और मेसोपोटामियन के साथ साथ बाद में भी ट्रेड होता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबीलोनिया एट द टाइम ऑफ केसाइड 13 सेंचुरी बीसी में, जो हम केसाइड इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे ना, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इंडो आर्यन माइग्रेशन की बात करें, ये देखिए यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो रहा होगा आपको। ये रहा आपका इंडिया। ठीक है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, ये वाला हिंदू कुश की पहाड़ियां ये रहा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये वाला पार्ट अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हिंदू कुश की पहाड़ियों से होते हुए पहले इंडिया में, और इंडिया से मूव करते हैं वो नेक्स्ट फेज की तरफ। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा, अब डिबेटेबल टॉपिक ये भी है कि क्या आर्यन सच में आए भी थे कि नहीं आए थे, तो उसके 2-3 एविडेंसेस हैं। अगर हम रूट्स वाले पार्ट को छोड़ देते हैं कि हमें रूट्स के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीज तो नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, कि दरअसल उनका रूट सही भी था कि नहीं था, कि वो रशिया से होते हुए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को क्रॉस करते हुए हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करते हुए इंडिया में आए थे कि नहीं आए थे। ओके शुभम, डेफिनेटली संगीता, आपको तैयारी जितनी जल्दी उतनी शुरू कर देनी चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिटेड है। तो यहाँ से वो शिफ्ट करते हैं। तो अगर हम रूट्स को थोड़ा सा छोड़ दें, अगर हम रूट्स के ऊपर बहुत फोकस नहीं करते हैं, तो मेन फोकस हमारा किसके ऊपर, लिटरेचर के ऊपर हो सकता है, जिसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं, और दूसरा होता है लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, तो लिटरेचर के रूप में देखें तो इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं यहाँ पे, जो हमने हत्ती की बात की यहाँ पे, फिर हमने मितानी की बात की, वहां से हमें इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। तो ये बताते हैं कि भाई जब इंस्क्रिप्शंस यहाँ से मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि आर्यंस कभी ना कभी तो वहां रुके ही होंगे, मितानी की बात करें तो। ठीक है, बट लिंग्विस्टिक रूप से अगर देखें, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट से ही आकर इंडिया में एंटर किया। कि हिंदू कुश की पहाड़ियां थी, हम सभी जानते हैं, वहां से किसी भी रीजन को टारगेट करना काफी इजी हो जाता है, चाहे वो मुगलों ने बाद में किया हो, चाहे वो खिलजिस ने बाद में किया हो, चाहे लोधिस ने किया हो, तो वो काफी हद तक इजी हो जाता है। और लिंग्विस्टिक की अगर बात करें, लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज जो होता है एक सबसे बड़ा एविडेंस होता है। जैसे इंडिया का अगर ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, ये वाला, तो आप देखेंगे कि अगर हम थोड़ा सा बंगाल से शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करते हुए जब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि लैंग्वेज का बाइफर्केशन बहुत ज्यादा है। बंगाल से शिफ्ट करते हुए हम यूपी बिहार को अगर देखें, पंजाब वाला एरिया देखें, तो हरियाणा का देखें तो हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, और थोड़ा सा यूपी बिहार में देखें तो हिंदी का जो एक मिक्स टेक्सचर है वो हमें देखने को मिलता है। तो लैंग्वेज जो होती है वो किसी भी रीजन की बहुत बड़ी खासियत होती है, जहां से हम एविडेंसेस को ही नहीं बल्कि लिटरेचर सोर्सेस को भी इजिली हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह के तरीके से इंडो आर्यन का माइग्रेशन होता है बाद में 1700 बीसी की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो। ठीक है, 1700 बीसी की बात क्यों करें, क्योंकि 1500 से बीसी से लेकर हमने 1000 बीसी का डिस्कशन किया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो ऋग्वेदिक का टाइम फेज है, ठीक है, इसी फेज में आर्यन का इन्वेजन होता है। और जो 250 बीसी यहाँ आपका बच रहा है 1750 से 1550 में एंटर करने से पहले, ये वाला जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे इंडो इरारियन पूरी तरह से अपना गढ़ बना चुके थे, और उनको पता था कि ऋग्वेदिक में अगर शिफ्ट करना है तो यहाँ का नेटिव बन के शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फेज भी रहा अपने आप में।
बैकग्राउंड की बात करें तो आर्यन माइग्रेटेड टू इंडिया इन सेवरल एपिसोड थ्रू द नॉर्थन वेस्टर्न माउंटेन, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे कि नॉर्थ वेस्ट माउंटेन को क्रॉस करके वो आगे बढ़े। एंड द अर्लीस्ट लाइफ ऑफ आर्यन सीम्स टू हैव बीन मेनली पेस्टोरल एग्रीकल्चर बीइंग अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। और यही कारण था कि जब आर्यन का इन्वेजन 1750 में होता है, आपको ऋग्वेदी का टाइम फेज जो है वो ध्यान में रहे कि उनका टाइम फेज है 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। ठीक है, तो 1750 में जब वो आते माइग्रेट होके, तो उनका सबसे पहला जो मेन ऑक्यूपेशन था वो खेती करना था और घूम घूम कर अपना जीवन बिताना था। ये उनका सबसे पहला ऑक्यूपेशन था। द इनिशियल सेटल इन द वैली ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड द प्लेन्स ऑफ पंजाब। और कहाँ वो शिफ्ट हुए थे? नॉर्थ वेस्ट वाले पंजाब वाले उसमें शिफ्ट में हुए थे पार्ट में। ये जो है आपका हिंदू कुश वाला, ठीक है ना, जो अब पार्ट काफी हद तक पाकिस्तान में भी चला गया है। एंड उसके बाद वो मूव कर गए इंडो गैगनेटिक प्लेन्स की तरफ। ये वाला गंगा का जो प्लेन, अगर आप ये तराई इलाकों को देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे वो मूव कर जाते हैं बाद में। दे लेड अ नोमैडिक लाइफ एंड मूव्ड इन सर्च ऑफ पैस्चर्स। और फिर भी उनका जो जीवन था वो घुमक्कड़ जीवन था, और घूम घूम कर वो अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। वो उनका बैकग्राउंड था इंडो अरारियंस का। अब बात करते हैं जो मेन हमारा फोकसिंग पॉइंट है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आईवीसी की बात करें तो ये अब 1500 से शिफ्ट हो चुका, सॉरी इंडस का जो है अब वो डिक्लाइन भी हो चुका है। और डिक्लाइन होने के साथ साथ अब जो ऋग्वैदिक फेज है हमारा वो स्टार्ट हो चुका है। तो उस ऋग्वैदिक फेज की क्या क्या खास बात थी? ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी में दे ऑक्युपाइड होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, विच कम टू बी नोन एज आर्यव्रत। आर्यव्रत के नाम से उन्होंने 600 बीसी में पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर लिया था। ये वही 600 बीसी है जब हम आयरन एज को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम जनपद से महाजनपद में शिफ्ट करते हैं, जब यहाँ पे मगध बनता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और मगध के बाद बनता है आपका मौर्यन एम्पायर। फिर हम शिफ्ट करते हैं पोस्ट मौर्यन और उसके बाद गुप्ता, दिन पोस्ट गुप्ता में। ये फेज है इसका, टाइमलाइन जिसके हम कहते हैं सप्त सिंधु रीजन। ठीक है, 1500 बीसी से 600 बीसी का पूरा डिवाइड हुआ है। मैंने पहले बताया आपको कि अर्ली वैदिक को हम देखते हैं 1500 से 1000 में, और लेटर वैदिक को देखते हैं 1000 से लेके 600 के बीच में। ये आपका अर्ली वैदिक का पीरियड का टाइम है। ये देखिए, ये ऋग्वैदिक ट्राइब्स हैं आपकी। ठीक है, और अगर आप ये देख पा रहे हैं कि एक्सटेंट ऑफ ऋग्वैदिक कल्चर क्या है, ये जो पूरा का पूरा आपको ये एक्सटेंट दिख रहा है, ये वाला, दिस वन, ये ऋग्वैदिक फेज पूरा का पूरा यहां तक फैला हुआ था इंडिया में। ठीक है, और ये वही ऋग्वैदिक फेज है जो बाद में लेटर वैदिक में चेंज होता है। और यही वो फेज है गंगा के किनारे वाले जहां पर बाद में हमें आयरन मिलता है, जिसको हमने सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला। और वही ये फेज है जहां पर जनपद बनते हैं, महाजनपद बनते हैं, और उसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं एम्पायर्स में, जिसको हम मगध कह लें या बाद में जो मौर्य में बनता है। ठीक है, और ये आपका इंडो जो आर्यंस थे 1750 बीसी में, उसके ऊपर खास डिस्कशन जो हमने अभी भी की। ये इनका एक एंट्री फेज कह सकते हैं हम, कि यहाँ से एंटर करते हुए यहाँ तक एक्सटेंड कर गए। वो शुरू यहाँ से होते हैं और शुरू होते होते एक्सटेंड होकर इस पूरे के पूरे इलाके में फैल जाते हैं, जो गंगा वाला रीजन है इंडिया का पूरा। इस मैप की जो हम बात कर रहे थे अभी, ये वाला जो गंगा के एरिया है। तो क्योंकि पूरा का पूरा जो एक सप्त सिंधु वाला जो रीजन है, उसको अगर देखा जाए तो पूरी तरह से न सिर्फ कैप्चर किया था, बल्कि यही कारण था कि गंगा के इलाके के आसपास बसने की वजह से एग्रीकल्चर को इजीली कर पाए, आयरन का भी इन्वेंट हो पाया, मगध जैसा बहुत बड़ा साम्राज्य फैल पाया। जो तो अपने आप में काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फेज और पॉइंट्स हैं। ये बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करें, मैप आपको काफी हद तक क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार जूम कर देती हूँ ताकि आप इसको इजिली देख पाए एक बार। ये रहा।
ये जो पूरा एक्सटेंडेड ऑरेंजिश एरिया है, यहाँ पर हमने आयरन को एंट्री भी करते देखा और बाद में एक्सटेंड होते हुए भी देखा। ना, ये आर्यव्रत की जो हम बात कर रहे थे, जिसको हमने कहा कि भाई आर्यव्रत बाद में अलग अलग फेजेस में डिवाइड हो गए थे। चाहे हम पंचाल की बात करें, मत्स्य की बात करें, कोशाल की बात करें, विदेह की बात करें, जो पहले हम यहाँ पे जनपद में बनते हैं, ठीक है। पहले ट्राइबल एरियाज ही थे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ट्राइबल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, सब ट्राइब ही थे। पेलोलिथिक की बात करें, नियो की बात करें, मिजो की बात करें, नियो की बात करें, उसके बाद अगर हम शिफ्ट करें चालकों में या फिर ब्रॉन्ज में या फिर ब्रॉन्ज तक की अगर हम बात करें, तो सबके सब ट्राइबल एरियाज में ही एक तरह से बटे हुए थे, कबीलों के रूप में। पर जैसे ही शिफ्ट होता है आर्यव्रत में, यानी जब हम 1500 में पहुंच जाते हैं, 1500 बीसी से 1000 बीसी में जब हम सरवाइव करना स्टार्ट करते हैं, तब ये जो कबीले थे, वो कबीले में जो कॉन्सेप्ट था कुछ हद तक बदल गया था। वो कबीले तो तब भी थे, लेकिन जो एक सुपरियरिटी वाले जो पोजीशन थी वो उन्होंने हासिल करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे विंध्या, ये विंध्या है आपका, ये हिमानी, और ये आपका पंचाल, ठीक है, कोशाला, विदेह, कुंती, मत्स्य, कुरु, ठीक है, माद्रा, गंधार। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं जब हम मौर्य पढ़ेंगे या फिर पोस्ट मौर्य में भी शिफ्ट करेंगे तो इनको हम देखने को मिलेगा हमें सारी चीजें। और इसके साथ जब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सारे के सारे इलाके जब यहाँ पर बसे हुए हैं, तो इन इलाकों से जो गंगा के किनारे हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ गेन भी हो रहा है, लोहा भी मिल रहा है, एग्रीकल्चर भी हो रही है, पशुओं को भी पाला जा रहा है, ठीक है, किंगशिप वाला पोजीशन भी निकल कर बाहर आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिमरन कह रही है कि वैदिक पीरियड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चालकोलिथिक पीरियड, आयरन इज नॉट प्रेजेंट। सिमरन, जो वैदिक पीरियड है वो कुछ हद तक हम उसको चालकोलिथिक वाला पार्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि समहाउ, क्योंकि देखिए चालकोलिथिक में हमने यहाँ पे कॉपर बोला था और स्टोन बोला था, तो ब्रॉन्ज में हम चालकोलिथिक को हम ट्रांजिशन में मान सकते हैं, ठीक है। पर जब हम ब्रॉन्ज से हम आयरन में शिफ्ट होंगे, तो उससे पहले वाला जो वैदिक फेज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैदिक एज जो पढ़ रहे हैं, उसमें काफी हद तक इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, पर हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि वो वही वाली सभ्यता थी जो आज से 1500 साल पहले चल रही थी। क्योंकि चालकोलिथिक में, ब्रॉन्ज में हमने जहां चालकोलिथिक में सिर्फ कॉपर और स्टोन अवेलेबल था, वहीं ब्रॉन्ज में हमने गोल्ड भी देखा, सिल्वर भी देखा, हमने कॉपर भी देखा, टिन भी देखा। तो शिफ्ट हुआ था, ट्रांजिशन हुआ था, हम उसको पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि भाई यही वाली सिविलाइजेशन है, पर वो कैरी फॉरवर्ड हुई है कुछ कुछ हद तक, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी जब आर्यंस यहाँ पे इन्वेड होकर आते हैं नॉर्थ वेस्ट एरिया से, हिंदू कुश में एंटर करते हुए गंगा वाले रीजन में, तो यही कारण है कि खुद को ज्यादा सुपीरियर इसलिए बना पाए क्योंकि वो इलाका उनके हिसाब से था। क्योंकि पहले जब वो स्टेपी वाले यानी रशिया वाले इलाके में सरवाइव कर रहे थे, तो उनको क्या जरूरत थी यहाँ पे आने की, उनको नीड बस इतनी थी कि जब वो इस इलाके में शिफ्ट हुए, तो यहाँ का वेदर उनके अकॉर्डिंग मॉडरेट वे में काम कर रहा था। जैसे हमने देखा प्री हिस्ट्री वाले एरिया में, जब जो पेलोलिथिक वाले लोग थे वो शिफ्ट होकर गए थे मिजो में और मिजो वाले नियो में, वो शिफ्ट इसलिए कर गए थे क्योंकि यहाँ का जो मॉडरेट क्लाइमेट था इसी एरिया से, जब हम हॉलिसिन वाले एरिया में पहुंचे तो वहां पे जो क्लाइमेट, तो आपको ध्यान में रहे कि ये वही आर्यन है जो आकर नॉर्थ वेस्ट से पहले यहाँ से एंट्री करते हुए गंगा के इलाके में बसते हैं, छोटे छोटे ट्राइबल एरियाज बनाते हैं और बाद में वो लोग जनपद बनाते हैं, जनपद से महाजनपद बनाते हैं। फिर जब उनको लगा कि किंगशिप वाला पार्ट जो है अब उनका स्ट्रांग हो गया है, यानी वो सुपेरियरिटी से काम कर सकते हैं, तो अब उन्होंने इसको शिफ्ट कर लिया था महाजनपद से रिपब्लिकन एरियाज में, और वहीं से शिफ्ट हुआ फिर मगध, और मगध से स्टार्ट होता है हमारा मॉडर्न एम्पायर, सबसे पहला एम्पायर जो था। राज ने सही कहा कि लेटर ऑन आयरन वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली आफ्टर इन्वेंशन ऑफ बिलोइंग। उसका सबसे बड़ा कारण ही था कि पहले यही कारण था कि जब हमारे पास आयरन नहीं था, और आयरन ना होने की वजह से ही हमारी जो मैक्सिमम जो लाइफ थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी, और एग्रीकल्चर में भी बस फूड एंड गैदरिंग था,
और खेती करना, उसको उगाना, पैदा करना, खाना और उसको ट्रेड में यूज करना, बस यही था। बट आयरन आने के बाद से हम न सिर्फ हल बना पाए, हल बनाने के साथ साथ हम ये भी जान पाए कि उसी आयरन का यूज करके हम न सिर्फ अलग अलग हथियारों को बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में एक आर्मी खड़ी कर सकते हैं, आर्मी के साथ साथ हम इकोनॉमी बना सकते हैं। तो ये सारा काम आयरन के आने की वजह से हुआ, जो हल्का फुल्का हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है सेकेंड अर्बनाइजेशन में। और उसी का एक प्रेजेंट एग्जाम्पल था हमारा मेच्योर हड़प्पन पीरियड, जब हमने वहां पे इंट्रोड्यूस किया था शहरीकरण को, कि लोगों की जो मार्केट पॉलिसी थी, किंगशिप पॉलिसी थी, वो पूरी तरह से आयरन पे तो बेस नहीं थी, पर कुछ हद तक मिलती जुलती थी। ये आपका लेटर वैदिक का फेज है, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, इसकी नीड नहीं है, पर आप चाहें तो फिर भी एक क्विक रिव्यू ले सकते हैं इसका। ठीक है, ये वही जनपद महाजनपद हैं। ये देखिए, ये गंधार आपका माद्री है, कुरु, पंचाल, मत्स्य, कुंती, कोशाला, विदेह, मगध अंग है यहाँ पे। तो ये जो न सिर्फ अवंती, ये सारे के सारे जो न सिर्फ महाजनपद वाले इलाके हैं, बल्कि अब देखेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी और जोग्राफिकल जो एक्सटेंट है ना, वो हिली नहीं है अभी तक भी। वो लेटर वैदिक फेज में भी वही थी, जब आर्यन ने वहां पे 1500 बीसी में नॉर्थ वेस्ट से जब हिंदू कुश को क्रॉस करते हुए गंगा वाले इलाके में पहुंचे थे, तब भी वही थी। और वो तब भी वही है जब हम महाजनपद में चले जाते हैं और 600 1000 से 600 बीसी में जब एंटर करते हैं लेटर वैदिक फेज में, तभी हमारा फेज वही था। और यहाँ पे एक आपको देखने को मिला कि पेंटेड ग्रे वेयर जो है, ठीक है, हड़प्पन की जब हम बात करें तो वहां पे कॉमन पॉइंट था कि ब्लैक एंड रेड पोर्ट्रीज हमें मिली थी। ठीक है, और अगर अदर आयरन साइट्स की बात करें तो यहाँ पे डॉटेड वे में मेंशन किया गया, ये वाला आपका नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है। ठीक है, और ये आपके हड़प्पन वाले पार्ट हैं जो आपको डॉटेड शेप में दिख रहे हैं। और लेटर हड़प्पा जो है वो उसको इस फेज में मेंशन किया गया है, जब वो डिक्लाइनिंग वे में स्टार्ट होने शुरू हुए थे। अब ओरिजिनल की बात करें, ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस क्या था। डिबेट की बात हमने की कि भाई आर्यंस नॉर्थ वेस्ट से आए भी थे कि नहीं आए थे, रशिया से आए थे कि हिंदू कुश से सीधा एंटर कर गए थे, कि पहले से वहां पे रहते थे, या फिर ये वही लोग थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद आर्यंस में कन्वर्ट हो गए थे, खुद को मानते थे ऐसा। ठीक है, तो डिफरेंट स्कॉलर्स का आइडेंटिफाइड करते हैं कि भाई रीजंस एज ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस क्या है, उनके अलग अलग व्यूज हैं। स्कॉलर्स की बात करें तो कुछ जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं उनका जो ओरिजिनल घर था वो सेंट्रल एशिया था। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की बात करें, आर्यंस जो हैं उनका ये कहना है कि साइबेरिया वाले इलाके को पार करते हुए, माइग्रेट होते हुए साइबेरिया से ग्रीन पेस्चर्स, क्योंकि उनके पास उसकी खोज में निकले थे, उसको खोजते हुए साइबेरिया वाले इलाके को पार करते हुए आगे बढ़े थे। ठीक है, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ओरिजिनल होम जो था उनका सदर्न रशिया था, नियर कैस्पियन सी, और द सदर्न यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन हंगरी। ये वाला मैप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि कैस्पियन सी को क्रॉस करते हुए नॉर्थ वेस्ट में एंटर कर गए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, साइबेरिया वाले इलाके को क्रॉस करते हुए लोग आगे बढ़े थे, उसको क्रॉस करते हुए। और कईयों का मानना है कि जो उनका ओरिजिन है वो हड़प्पन वाले लोग ही आर्यन बाद में बनकर निकल कर आए थे, क्योंकि डिक्लाइनिंग के बाद उनको फिर से जरूरत थी चीजों को स्टेब्लिश करने की, दोबारा से बनाने की। यस राज, पेंटेड ग्रेवेड जो पोट्री वाला हमारा एविडेंस था वो चारों के चारों फेजेस में कॉमन है। ठीक है, ये रूट ऑफ आर्यन थोड़ा सा क्लियर और हो रहा होगा आपको। एक कैकस वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, एक कैस्पियन सी है। ठीक है, जिसको बाद में यहाँ से एंटर करते हुए आते हैं, ये देखिए, ब्लैक सी को क्रॉस करते हुए कैस्पियन सी से पार करते हुए प्लेट्यू वाले ईरान में एंटर करते हैं, ईरान के थ्रू, इसीलिए इनको आर्यन को आर्यन इंडो आर्यन बोला जाता है। ठीक है, इंडो आर्यन बोला जाता है।
हिंदू कुश की पहाड़ियां, जो नॉर्थ वेस्ट वाला इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये गंगा वाला इलाका है पूरा का पूरा। ठीक है, ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, ये रशिया वाला पार्ट है आपका, रशियन जो एरियाज है, जिसको बाल गंगाधर ने बोला कि भाई घास फूस के, क्योंकि रशिया में काफी ठंडा आइसी एरिया है, काफी ठंडा इलाका है, तो वहां पर कुछ अवेलेबल नहीं था, तो अपनी खोज, इसलिए वो अपनी चीजों को खोजने के लिए आगे बढ़े थे, मूव करते हुए इस तरीके से आगे बढ़े थे कि जो भी उनका माइग्रेशन हो रहा है उस माइग्रेशन को वो एक पॉजिटिव फॉर्मेशन में चेंज कर सके, और चेंज करते हुए जो नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में एंटर करते हैं, और जो हमारा गंगा वाला इलाका है वहां पर एंटर करते हुए बाद में ये जनपद में, महाजनपद में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपका अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, अगर हम ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस की बात करें, सोहन दीक्षित, हेलो। ठीक है, फ्रॉम दिस रीजन दे माइग्रेटेड टू अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड आफ्टर वॉर्स टू इंडिया एंड पर्शिया। द थ्योरी ऑफ सदर्न रशिया इज मोर प्रोबेबल वाज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द हिस्टोरियंस। रशिया वाली जो थ्योरी की हम बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि ये काफी कम हिस्टोरियंस के थ्रू इसको एक्सेप्ट किया गया है। एंड देयर आर आर्यंस मूव टू डिफरेंट पार्ट टू एशिया एंड यूरोप। एशिया और यूरोप के जो आर्यंस थे वो बहुत हद तक एशिया और यूरोप को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े थे। दे एंटर्ड इंडिया इन अबाउट 1500 BC एंड केम टू बी नोन एज इंडो आर्यंस। और यही कारण था कि जब ईरान वाले इलाकों को क्रॉस करके आगे बढ़े थे तो 1500 BC में उनको ये बोला गया कि आप इंडो आर्यंस के नाम से यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। एंड दे स्पोक इंडो आर्यंस लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, जो संस्कृत बाद में हिंदी में आके कन्वर्ट हो गई थी। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो आर्यंस का ये कहना था कि आर्यंस डिफीटेड ड्रेविडियंस एंड अदर इनहैबिटेट्स एंड पुश देम डाउन टुवर्ड्स साउथ इंडिया। द आर्यंस डिस्क्राइब्ड एनिमीज एज पानीज एंड दास, जिसको हम बोलते हैं, और एंटीन इसके ऊपर सवाल भी बनाया था लास्ट ईयर। The Panis were cattle thieves, while Das were considered inferior because of their dark skin and flat facial features. ठीक है, तो पानिस का जो कहना था कि भाई और दास में फर्क इतना था कि उनके जो फीचर्स थे, स्किन का जो फीचर था काफी हद तक डार्क था, और जो दास था वॉज लेटर यूज टू डिनोटेड अ स्लेव। बाद में दास को जो हम बोलते थे वो बाद में एक स्लेव यानी गुलाम के रूप में देखा गया। एंड स्लॉटर ऑफ दैस्यूस हैज बीन मेंशन्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन ऋग्वेदा। और बाद में यही जो दास थे वो दैस्यूस बने, और बाद में ऋग्वेद में इनके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलती है। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट से हम स्टार्ट करते हैं अपनी 4 बजे क्लास एक बार। ठीक है, और जो भी आपका क्वेरी है या डाउट है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा जा चुका है हमारा। चार बजे मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स रहेंगे उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोई कमेंट है आपका, कुछ अगर आंसर है तो आप दे सकते हैं, कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। ऋग्वेदिक का जो पार्ट 2 है हम 4 बजे वाली क्लास में एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि जितना यहाँ तक डिस्कशन हुआ है, चाहे वो हमने स्टार्ट किया था अपना IBC से स्टार्ट करते हुए, और उससे पहले पैलेलिथिक वाले एरिया से स्टार्ट किया था, उन सभी का डिस्कशन मुझे लगता है काफी हद तक क्लियर होगा। और एक फुल फ्लेज फॉर्मेट था। आगे हम डिस्कस करेंगे उनका लाइफस्टाइल कैसा था, क्या क्या टर्मोलॉजीज हमने यूज की, या फिर आर्यंस का डिबेट कब तक लंबा चला, हिस्टोरियंस का क्या रिव्यू रहा उसके बारे में, या मैप्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, इन सब चीजों के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि NTA का जो वे ऑफ आस्किंग फॉर्मेट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कि जो 3-4 सवाल हमेशा ऋग्वेदिक से, या फिर बात करें ऋग्वेदिक या लेटर वैदिक से हमेशा सवाल बनते हैं।
लेटर वैदिक एज जो है वो एनटीए का फेवरेट है और यहाँ से मैक्सिमम सवाल बनाए भी जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए वैदिक एज में लिटरेरी सोर्सेज के बारे में डिस्कशन ज्यादा चलेगा, जिसमें हम टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। 4 बजे मिलते हैं, एक बार फिर से जो ऋग्वेदिक का जो रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमारी मेन टर्म्स हैं उसको हम फोकस करते हुए एनटी के पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ेंगे, जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई आपका कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक फेज को, और वैदिक का जो रेस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल सोसाइटी रह गई है। मेन जो हमारे पॉइंट्स है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया सुबह भी, इंटरडिसिप्लिनरी चीजें हैं, सोसाइटी भी, इकोनॉमी भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, तो उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, जो जिससे कि हम ये जान पाएंगे कि जो सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी थी इंडो आर्यंस के आने के बाद से, या जब जनपद बनने शुरू होते हैं ट्राइबल एरियाज के फॉर्म में, उन फॉर्म्स में, सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में या फिर कल्चर में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और वही डिफरेंस हम लेटर वैदिक में भी सेम देखने को मिलते हैं। क्या सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स हो गई थी, क्या जो फीमेल्स थी उनकी पोजीशन अभी भी ऋग्वेदिक फेज की तरह लेटर वैदिक में भी सेम रही, तो इस ट्रांजिशन को थोड़ा सा समझेंगे और जानेंगे इसके बारे में। एंटी के अप्रोच की बात करें तो लेटर वैदिक जो फेज है वहां से मैक्सिमम सवाल बनाए जाते हैं, और इन्हीं सवालों के बलबूते पे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके अधूरे रह गए उसको पूरा करने की कोशिश की जाएंगी। फाइन संगीता इसलिए मैंने जल्दी खत्म कर दिया है क्योंकि 2-2.5 घंटे काफी क्लास चली जाती है, तो एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है, और साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी लगते हैं कि बस फटाफट खत्म करने वाला काम होता है, तो हमें खत्म नहीं करना है। रोहित कह रहे हैं कि एग्जाम का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। रोहित मान के चल रहे हैं कि अगस्त के मिड में या लास्ट वीक मान के चलते हैं, मिड तक की मेरी उम्मीद है कि एनटी अपना नोटिफिकेशन दे देगा, ठीक है। बाकी मैंने सुबह भी बोला था कि एनटी के नोटिफिकेशन की वेट आप लोग ना करें, आपकी कोशिश यही हो कि नोटिफिकेशन से ज्यादा हमारा फोकस प्रिपरेशन के ऊपर हो, कि अगर एनटीए ने ऑलरेडी हमें काफी टाइम दे दिया